नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा हम लोग के सामने क्या है? वह है बच्चे के जन्म लेने का। जनरली क्या होता है कि हमारे समाज में एक टेंडेंसी बनी हुई है, सभी को चाहिए होता है कि घर में अगर बच्चा कोई जन्म लेने वाला है वह लड़का हो। पहली संतान के मामले में तो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रहती हैं कि जो बच्चा होने वाला है वह लड़का ही होना चाहिए। और जनरली कभी भी देखो चीज़ें ना अपने हाथ में रहती नहीं है ना, जीवन अपने हाथ में नहीं है, मृत्यु भी अपने हाथ में नहीं है। जो चीज़ें होनी होती है सब कुछ लिखा हुआ है, विधि का विधान है, वही होता है। फैक्ट तो यही है। हालांकि विज्ञान कुछ अलग कहता है, पर विज्ञान भी ठीक है अपनी तरफ, वो भी एक्सेप्टेबल है। अब मामला क्या होता है कि बहुत सारी जगह चीज़ें ना लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली संतान होनी है, लड़का एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग, एक्सपेक्टेशन का कोई नहीं हुआ चीज़ें, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि बहू के ऊपर दोष डालते हैं। और परिवार के अंदर धीरे धीरे सभी लोग का जो व्यवहार है बहू के प्रति वह बदलना शुरू हो जाता है। बहू को घृणित नज़रों से देखा जाता है और ऐसा ही माना जाता है कि जो लड़की ने जन्म लिया है ना वो सब इसी का ही दोष है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वह सब चीज़ें नहीं हुई, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, इसका दोषी सिर्फ यह एक बहू है और कोई नहीं है। और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी स्थितियां भी होती है, बहुत बार डिवोर्स भी हो जाते हैं। नहीं भी होते तो क्या होता है कि एक लड़की को ना लोग थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, पहली बार होना था, एक लड़की हो गई, ओके। दूसरे में एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का ही होना चाहिए, है ना। हालांकि कुछ हमारे यहाँ समुदाय आज भी ऐसे हैं जो बैक टू बैक बच्चे करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे समझदार लोग सोचते हैं कि एक या दो, मैक्सिमम 3 लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं। यही तो स्थिति चलती है। अब दूसरे पे भी उम्मीद रखी गई कि जी लड़का ही हो, फिर लड़का नहीं हुआ, फिर लड़की हो गई, तो और ज़्यादा पारिवारिक माहौल गर्मा जाता है, चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ठीक ऐसा ही मुद्दा आज के हम लोग की वीडियो में है और बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, सभी को समझना जानना ज़रूरी है। और बातें सुनने के बाद आपको ये सभी चीज़ें खास लगे, आपके दिल को छुएं, आपको लगता है कि किसी को वास्तव में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल उनके साथ वीडियो भी आप लोग शेयर कीजिएगा। मामला क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर एक मामला चल रहा था जिसको कहते हैं हरदेश कुमार बनाम राज्य मामला। इस मामले के अंदर जो जस्टिस थी उन्होंने एक सुनवाई करते हुए है यह टिप्पणी की कि अभी भी हमारे समाज को बच्चे के लिंग निर्धारण के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे समाज को इसके बारे में जागरूक किए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में स्थिति क्या होती है। और जब कभी भी किसी भी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस बच्चे के जन्म के लिए वास्तव में महिला कभी भी उत्तरदायी होती ही नहीं है। उसके लिए उत्तरदायी यदि कोई होता है तो वह घर का पुत्र होता है, घर का लड़का ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसकी तरफ से जो भी क्रोमोसोम जाते हैं वही क्रोमोसोम बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर वास्तव में कभी भी किसी के ऊपर दोष देना है, चाहे लड़के के जन्म होने का चाहे लड़की के जन्म लेने का, अगर दोष डालना है तो अपने लड़के पे डालो और बहू पे कभी भी नहीं, क्योंकि उसका इसमें कोई भी रोल नहीं था। हर एक मामले पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि दरअसल मामला क्या था और क्या सुनवाई करते हुए जो यहाँ पे जज साहिबा थी उन्होंने यह सभी विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मामले की स्थिति क्या थी। तो एक परिवार था, 2 लोगों ने शादी की, घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छी खासी स्थिति थी, लेकिन वहाँ पे पहली समस्या जो थी वह समस्या थी दहेज की। जो बहू थी घर की उससे लगातार दहेज मांगा जा रहा था, डिमांड की जा रही थी कि सामान आप प्रॉपर नहीं लेकर के आए, जो हमारी अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई, या जो बातचीत पहले हुई थी वो सभी चीज़ें आप कंप्लीट नहीं कर पाए। अब दहेज वाला मामला गड़बड़ाया तो पहले ही इन सब चीज़ों की वजह से बहू को परेशान किया जा रहा था और उसके साथ गलत व्यवहार होता था, मारपीट भी होती थी। पर ठीक है, हमने देखा है बहुत सारी जगह समाज की सच्चाई, अगर कभी भी ऐसी कोई समस्या होती है तो जो लड़कियां होती हैं वह एडजस्ट करती हैं। उनको नहीं अच्छा लगता कि अब शादी हो गई है तो बार बार घर वालों को परेशान करें, घर वालों को बताएं, क्योंकि घर वाले जानेंगे तो वो भी परेशान होंगे, या फिर उनके पास जाकर के रह लिया जाए। ऐसा वो सोचती नहीं, वो सोचती हैं कि ठीक है अभी हो गया, वैसे भी ठीक रहता ही है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। वो सोचती हैं कि ठीक है, जीवन का एक हिस्सा है, पहले भी होता आया था, या हमने उसके साथ देखा था, हमारे साथ हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये धारणाएं बन जाती है घर के अंदर ना। गाली गलौज बहुत आम होती है, गालियाँ दी जाती हैं, थप्पड़ मार दिए जाते हैं, या स्थिति कभी इससे ऊपर भी हो जाती है। तो यह सब कुछ चल रहा था। अब इसी दौरान क्या होता है कि जब धीरे धीरे परिवार बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी उसके अनुरूप होती हैं। पहले दहेज का विवाद चल ही रहा था, लेकिन जब घर में बच्चे ने जन्म लिया तो पहला बच्चा एक लड़की थी, तो इस चीज़ के लिए दोषी जो मानी गई वह बहू मानी गई। घर में सब लोग ताने देते थे, बहू को ही बोला जाता था कि तुम लड़की को जन्म दी हो, अगली बार लड़का देना, यह चीज़ें ठीक नहीं है, हमें लड़का ही चाहिए। इस प्रकार से ना एक जो दबाव था वह बनाया जा रहा था। दूसरी भी संतान घर में हुई और दूसरी भी लड़की हुई।
अब मामला और ज़्यादा क्रूर हो गया। दहेज के लिए पहले दबाव था, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, ताने मारते, सीधा सीधा नहीं बोलते लोग, इनडायरेक्टली ताने मारते हैं। कोई कहता है कि हमारे भैया के लिए तो इतना अच्छा रिश्ता आया था, कोई कहता है कि हमारे लड़के को वहाँ से देखने आए थे, कोई बताता है कि हमारे लड़के के लिए इतने इतने लोग पैसे दे रहे थे, या शादी में ये देने तक की बात कर दी गई थी। होता है ऐसा, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, लोग इस प्रकार से बोलते हैं। तो यह सभी चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से दबाव बनाया जाता है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के, जिससे कि लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ऐसी चीज़ें होती ही हैं। इसके साथ साथ ही जब 2 लड़कियां हुई तो 2 लड़कियों के बाद में फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, चीज़ें रोज़ की हो गई, ज़्यादा परेशान किया जाने लगा, मारपीट ज़्यादा होने लगी। तो इसकी वजह से एक दर्दनाक घटना फिर हम यहाँ पे देखते हैं। दर्दनाक घटना इस प्रकार थी कि लगातार इस प्रकार के अत्याचारों से, दहेज की मांग से और एक पुत्र की मांग से जो लड़की थी, जो बहू थी घर की, वह परेशान हो गई और उसने परेशान होकर सितंबर 2023 में आत्महत्या कर ली। पर कोई भी लड़की कितने परेशान रहे, बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार वालों को नहीं बताती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जनरली ने माँ के साथ शेयर कर लेती हैं लड़कियाँ। माँ को ज़रूर बताती हैं कि माँ, इस प्रकार का जीवन हमारा चल भी रहा है। तो लड़की ने भी कुछ इस प्रकार की बातें बता रखी थी अपनी माँ को। जब आत्महत्या की घटना सामने आई तो घर वालों ने फिर उसके बाद एक मुकदमा दर्ज किया पुलिस में, केस चल रहा। अब केस के अंदर जो स्थिति थी वह यही थी कि देखिए, लगातार दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और पुत्र के लिए दबाव बना रहे थे और मारपीट होती थी घर में। पारिवारिक माहौल जो था वह संतुष्ट नहीं था, शांत नहीं था, जिसकी वजह से हमारी लड़की ने आत्महत्या कर ली। अगर दोषी कोई है तो लड़का है और उसका परिवार दोषी है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ था कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। हम सभी को पता है ना कि हमारे यहाँ केस जो है बहुत लंबे लंबे चलते हैं, ऐसा ही तो होता है। सितंबर 2023 का जो मामला था आत्महत्या का, अभी भी पेंडिंग है, केस चल रहा है। लेकिन जो परिवार है और जो लड़का है उसके ऊपर 2 धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पहली जो सेक्शन लगा हुआ है आईपीसी सेक्शन 304B, दहेज के मामले में हत्या, और दूसरा जो मामला है वह है आईपीसी धारा 498A, पति या पति के जो संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनके द्वारा पत्नी के साथ या जो महिला है उसके साथ क्रूरता करना। यह 2 सेक्शन हैं, इन दोनों सेक्शन के तहत पूरा का पूरा केस चल रहा है। अभी मामला लंबित है, इसीलिए जो यह साहब हैं हर केस, यह अभी कस्टडी में ही। अब कस्टडी में रहते हुए इन्होंने एक याचिका दर्ज की थी, जिस याचिका के अंदर इन्होंने कहा था कि मुझे नियमित जमानत दे दी जाए। तो नियमित जमानत की वही बातचीत सुनते हुए अब हम देखते हैं कि अदालत ने याचिका खारिज कर दी, कहा कि अभी आप डिजर्व नहीं करते बाहर जाना, अभी मामले की सुनवाई होनी भी बाकी है, और जो गवाह हैं हमारे और जो सबूत हैं उनको भी पूरी तरह से देखा जाना समझा भी नहीं गया, इसलिए जेल में ही रखा जाएगा। उसी दौरान इन्होंने बातचीत प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी हमारे समाज को बहुत अधिक समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से एक बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। सुनवाई कर रही थी न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा। इन्होंने खुद कहा कि अभी भी लोगों को नहीं पता, लेकिन विज्ञान इस बारे में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर देता है, और विज्ञान यह बताता है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण बेटे की वजह से होता है, ना कि बहू की वजह से। बहुत अधिक समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन आप सभी को इतना पता होता है कि जो एक महिला होती है, महिला की बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XX, और वहीं जो लड़का होता है उसकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं X और Y दोनों। वैसे तो टोटल 23 जोड़ी होती हैं, लेकिन 22 जोड़ियां जो होती हैं वह इस मामले में सक्रिय नहीं होती। जो 23वीं जोड़ी होती है XX और XY की, वह इस पूरे मामले में सक्रिय होती है। जब कभी भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है तो उस दौरान महिला के पास तो 2X ही होते हैं, लेकिन पुरुष की ओर से भेजा गया जो क्रोमोसोम होता है वह निर्धारण करता है कि होने वाले बच्चे का लिंग क्या होगा। यदि पुरुष की तरफ से X जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, 2X मिलेंगे, जिसके बाद एक कन्या का जन्म हो जाएगा। वहीं अगर पुरुष यहाँ से Y भेजता है तो उस स्थिति में X और Y मिलकर के एक लड़के को जन्म देते हैं। यह सिंपल फॉर्मूला है, साइंस तो यही कहता है ना। अब जिम्मेदार कौन हुआ कायदे से? जिम्मेदार एक लड़का हुआ बच्चे के जन्म के लिए, लेकिन परेशानी किसको झेलनी पड़ती है? महिला को झेलनी पड़ती है। जबकि महिला किसी दूसरे परिवार के, जिस परिवार में वह विवाही होती है, उस परिवार में जाने के बाद उसको वंश को बढ़ाने के लिए 9 महीने तक परेशानियां झेलती हैं, बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, चीज़ें नहीं पता होती क्या होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद जब अंत में बच्चा जन्म लेता है तो उससे इतनी सारी परेशानियों का सामना कर लेने के बावजूद, अपना शरीर खराब कर लेने के बावजूद, सामाजिक अन्य परेशानियों का सामना और करना पड़ता है, तानों का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और जो चीज़ गलत है, गलत है, उसको किसी भी रूप में आप न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। विज्ञान की स्पष्टता सभी को समझ लेनी चाहिए, और कभी भी अपने घर की बहू को नहीं परेशान करना चाहिए। परेशान करना लड़के को करो,
आपको भी अच्छा लगेगा, लड़का भी घर का ही है तो बुरा भी नहीं मानेगा, फिर ऐसी स्थितियां नहीं भी देख पाएंगे। ठीक है, अब इन सभी चीज़ें से जब हम वो भी गुजरती हैं, चाहे कोई भी महिला है, बार बार नहीं चाहते अपने परिवार को परेशान करें, तब चीज़ों से गुजरती है तो या तो मामला जो है वह तलाक पर पहुंच जाता है या फिर लड़की जो है वह आत्महत्या ही कर लेती है। तलाक के मामले में क्या होता है कि हर एक के पास देखो अपनी मेंटेलिटी है। अब लड़कियां क्या सोचती हैं कि वापस घर नहीं जाना, परिवार पे बोझ नहीं भरना, या सबके पारिवारिक स्थितियां एक जैसी नहीं होती है, कुछ जगह परेशानियां होती हैं, या घर वाले ना बड़े मन से शादी करते हैं लड़की की कि ठीक है पराए घर जा रही है पर खुश रहेगी, लड़का हमने इस प्रकार से देखा है उस प्रकार से देखा है, या लव मैरिज का मामला भी हो, चीज़ें कभी भी कुछ भी हो जाती हैं, कुछ भी बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता जीवन में, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश महोदया थी उन्होंने खुद बताया कि जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो तलाक पे पहुँचता है मामला या आत्महत्या पे पहुँचता है, और ऐसे बहुत सारे मामलों की हमने सुनवाई की है और चीज़ों को फाइनल कंप्लीट भी किया है अपने स्तर पर। लेकिन सुधार अभी भी बहुत ही ज़रूरी है। सुधार इस मामले में भी ज़रूरी है कि दहेज की मांग हमारे समाज में आज भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है, और दहेज की वजह से हर साल हजारों महिलाओं को अपनी जान देनी पड़ती है, या फिर मामले जो हैं वह तलाक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कायदे से देखा जाए तो जिस पक्ष को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ना चाहिए, या फिर जिस पक्ष को यहाँ पर समस्याएं देखनी चाहिए और सज़ा होनी चाहिए, वह पक्ष बचा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको। लेकिन एक परिवार की लड़की, किसी के कलेजे का टुकड़ा, बचपन से बड़े प्यार से नाजों से ही बड़ा करते हैं लड़कियों को, पर जब ऐसी स्थिति होती है तो बहुत अधिक दर्द भी देती हैं। तो आज भी यह जो समस्याएं हैं, यह समस्याएं एक बड़ी सामाजिक चिंता को रेखांकित करती हैं। आप एक महिला का जो मूल्य होता है, आपके परिवार के सदस्य है विवाह के बाद में वो, लेकिन उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि आप उसके महत्व को समझने के स्थान पर आप उस महिला को, आपके परिवार की बहू को दहेज से तोलते हैं। और बहुत सारी जगह मैंने खुद देखा है कि मतलब लड़की को वैल्यू जो मिलती है ना, उसके द्वारा लाए गए सामान से मिलती है। अगर बहुत अच्छा आप सामान ला रहे हैं, कैश बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत। ऊपर से मैंने देखा 4 लोग बात करते हैं, अरे फलाने की बहू ये लेकर के आई है, फलाने के लड़के को ये मिला है, यही बातें तो होती हैं। तो आप सामान से ना बहू की वैल्यू तोलने लग जाते हैं। और उसके बाद जो लड़की होती है वह परिवार का, या फिर जो आदमी होता है, जो उसका पति होता है, मान लिया जाता है कि यह इसकी प्रॉपर्टी है, अभी कैसा भी व्यवहार करना चाहे ये करती है। यह भी एक मेंटेलिटी आज भी बनी हुई है जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर चीज़ें पूरी तरह से नहीं हो पाती, यानी कि एक जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी शादी को लेकर के या दहेज को लेकर के या जो भी चीज़ें वहाँ से मिलने वाली थी, यदि वह एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाती पूरी, तो फिर उपेक्षा होती है। और उपेक्षा की स्थिति मैंने इतनी हद तक देखी है कि मतलब लोगों को वास्तव में समझना चाहिए कि उपेक्षा, एक महिला की उपेक्षा महिला ही कर रही होती है। घर के अंदर जो माँ होती है वह बैठ करके अपनी सहेलियों में या बहनों में बैठ करके वह बुराइयाँ कर रही होती हैं कि नहीं दिए, ऐसा घर है वैसा घर है, नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचते, क्या ही कर सकते हैं, अब ठीक है। जो ननद होती है वह भी इस प्रकार की बातचीत ही कर रही होती है, लेकिन महिला ही महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है। जबकि कायदे से ये बात होनी चाहिए कि महिला को एक महिला की स्थिति तो समझ लेनी चाहिए, लेकिन नहीं समझते। और जब बच्चों का मामला भी होता है ना, जब सास होती है, सास भी एक समय पर बहू होती है। जब बहू वह खुद थी तब उसको खुद नहीं पता था कि मैं किसको जन्म देने वाली हूँ, जिसका जन्म होगा वह एक लड़का होगा या लड़की होगी, कुछ नहीं पता होती। लेकिन महिलाएं खुद बैठ करके ये बातें कर रही होती कि बताओ लड़की हो गई, फिर से लड़की हो गई। तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें अभी भी इन सभी को समझाई जानी चाहिए ताकि थोड़ा अकल ठिकाने पे आ जाए और ये मूर्खता वाली स्थिति से हमारा समाज निकल जाए। लैंगिक समानता के सिद्धांतों का यह पूरी तरह से उल्लंघन है। जब विवाह दोनों ही पक्ष कर रहे हैं, मान लो भाई एक लड़की है, एक लड़की को आपने घर लाते हो विवाह करके, तो दहेज आप एक पक्ष से ही क्यों लेते हो? दूसरा पक्ष भी तो है ना वहाँ पर, शादी तो पुरुष ने भी की है ना, दोनों ही वैवाहिक बंधन में बंधे हो, तो दूसरा पक्ष क्यों नहीं दहेज देता? दोनों तरफ से दे लो, क्या ही परेशानी हो रही, एक ही पक्ष क्यों हमेशा दहेज दे? ठीक है, तो एक प्रकार से जो लैंगिक समानता हम लोग चाहते हैं, तो समानता हो तो बराबर हो, दोनों तरफ से हो, क्यों एक ही पक्ष हमेशा बार बार झुके और चीज़ों को मैनेज करे? तो लैंगिक समानता का भी उल्लंघन हम इस पूरी स्थिति में देखते हैं। अगर हम देश भर में मामलों की स्थिति समझे तो एनसीआरबी के जो डाटा होता है वह हम लोग के पास आता है, लेकिन ये बात भी देखने वाली है कि एनसीआरबी का डाटा ना बहुत सारी जगह तक नहीं भी पहुँच पाता। कुछ ऐसे मामले हैं जो होते भी हैं लेकिन कभी भी सामने नहीं आते हैं। लेकिन एनसीआरबी के तहत फिर भी हमें पता लगता है कि वर्ष 2022 में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत 13,479 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं इसी दौरान हम यहाँ पर यह देखते हैं कि इन पूरे दर्ज किए गए मामलों में से 6,450 मामले दहेज हत्या के थे। मामले वर्ष दर वर्ष हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2021 में ऐसे मामलों की संख्या 6,753 थी, वहीं 2020 में ऐसे मामले 6,843 थे। लेकिन
2022 में कोरोना के बाद की स्थिति समाज बहुत अधिक दोबारा से बदला। वापस से हम एक पिछली अवस्था में चले गए, क्योंकि कोरोना में बहुत सारी समस्या हुई सबके साथ में, और उसका ही एक परिणाम हम देख रहे हैं कि दहेज के रूप में मामले हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता है। तो समाज को सुधार की आवश्यकता है। पूरा मामला आपने जाना समझा, क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू लगे जिनको सुधारा जाना चाहिए। कुछ सुधार हो तो बिल्कुल कमेंट ज़रूर करना है और अपने विचार बताने हैं। वहीं यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, लाइक के बिना भी नहीं जाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि सामाजिक जागरूकता बढ़े और लोग चीज़ों को जाने समझें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।